एमपीपीएससी के इस बार के प्रीलिम्स एग्जाम में आपके पास लगभग अब 2 महीने बचे हैं और आपको पता है कि इस बार से एक बहुत बड़ा बदलाव एमपीपीएससी ने करा है और वो है नेगेटिव मार्किंग। और इसको लेकर कई सारे विद्यार्थियों के मन में ये दुविधा है कि नेगेटिव मार्किंग को लेकर अब उनकी रणनीति क्या होनी चाहिए, कितना अटेम्प्ट करना चाहिए, एग्जाम में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और आने वाले ये जो 2 से ढाई महीने का समय आपके पास है, इसमें आपका ओवरऑल स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, किन चीजों पर ध्यान देना है। तो आज का ये वीडियो इस बारे में है। अगर हम एग्जाम कैलेंडर पे देखें तो यहां पे राज्य सेवा और राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 26 अप्रैल 2026 यहां पे लिखी हुई है। और इस बार ये अच्छा है कि आपको समय मिला है, नहीं तो हर बार फरवरी में ही प्रीलिम्स एग्जाम हो जाती थी। और जो सबसे बड़ा बदलाव इस बार है, और आपको यह भी पता चल गया होगा अब तक कि अब वनडे एग्जाम्स में भी नेगेटिव मार्किंग ईएसबी लागू करने जा रहा है। तो आगे अब जितनी भी परीक्षाएं होंगी, बहुत हद तक संभावना है कि उन सब में भी नेगेटिव मार्किंग आ जाएगी। और एमपीपीएससी ने तो पहले इसको लागू कर ही दिया था। तो अगर हम इस सब कैलकुलेशन को देखें तो यहां पे नेगेटिव मार्किंग 1/3 है कि अगर आपके 3 तुक्के लगते हैं या 3 प्रश्न के आंसर गलत होते हैं तो आपका एक सही नंबर भी कम कर दिया जाएगा। और ये 1/3 नेगेटिव मार्किंग काफी ज्यादा होती है। इसलिए जो बहुत सारे विद्यार्थियों की आदत थी कि भाई नहीं भी बना कुछ भी लगा के आ ही जाएंगे, अब वो नहीं कर सकते आप, क्योंकि उसमें एक खतरा सबसे बड़ा यही है कि आपका सही वाला नंबर भी चला जाएगा। तो अब क्या किया जाए, इस पर हम समझते हैं। देखिए, आपको एक चीज तो यह समझनी है, अभी तो आप, मुझे उम्मीद है कि अपने सिलेबस पे ही आप ज्यादा से ज्यादा समय दे रहे होंगे, तो अपने सिलेबस पे आपको फोकस करना है। लेकिन आपको सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग से अगर बचना है तो वो है आपका टेस्ट लगाने का तरीका। कि जब भी आप टेस्ट लगाते हो तो वहां पर यह बात बहुत विशेष आपको ध्यान रखनी है कि वहां पे जो सीक्वेंस हम फॉलो करें, जो क्वेश्चंस हमसे बन रहे हैं और जो नहीं बन रहे हैं, उनको हम कैसे वहां पे अटेम्प्ट करते हैं, तो वो मैं आपको अभी बता रहा हूं। तो हमने सबसे पहले आपके लिए 3 स्टेप्स प्लान करी है कि आपको कभी भी पेपर को अगर अटेम्प्ट करना है तो 3 स्टेप में आप अटेम्प्ट करेंगे। और ये केवल एमपीपीएससी नहीं, आप आगे अगर किसी और परीक्षा को भी देते हैं तो आप इस नियम को अपनाएं। सबसे पहले आपको पेपर में उन प्रश्नों को हमेशा हल करना है जिनके लिए आप 100% श्योर हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 100 तक जाएं और जो बनते जा रहा है, जिसके बारे में एकदम कंफर्म है, आप सबसे पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। यह आदत आपको बनानी चाहिए। और यह आदत केवल एग्जाम में नहीं बनानी है, आपको यह आदत को हर टेस्ट में लगानी है कि जब भी टेस्ट लगाते हो तो इसी सोच के साथ आपको और इसी पैटर्न में टेस्ट लगाना है कि पहले वो करो जो 100% बन रहे हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, उन प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है जिनमें आप 50-50 मतलब आपको लग रहा है कि शायद मेरा पढ़ा हुआ है, या मुझे लग रहा है कि यार आंसर तो यही हो सकता है। और यही आपका सबसे बड़ा डिसीजन काम करेगा। इन्हीं प्रश्नों में आपको रिस्क लेनी है, क्योंकि जहां पे कुछ पढ़ा ही नहीं है या जहां बिल्कुल उम्मीद ही नहीं है, वहां पे आपको तुक्का नहीं मारना है ना, जो कि हमने तीसरी स्टेप में लिया है कि जो आपका पढ़ा हुआ नहीं उनको छोड़ दें। तो ये जो आपके 50-50 वाले चांसेस है ना, कि हो सकता है या लगभग उम्मीद यही लग रही है कि तुक्का मारने की रिस्क ली जा सकती है, तो इन्हीं में मारना है। ये नहीं करना है कि ठीक है बाकी जो नहीं बन रहा है करके तो आते हैं, 8-10 तुक्के मारेंगे, 2-3 तो सही हो ही जाएंगे। लेकिन आप ये समझो कि अगर आपने 10 तुक्के मारे, है ना, बाय चांस, वैसे ऐसा होता नहीं है, आप करके देख लेना, एक आध क्वेश्चन भी अगर सही निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो आपका अगर मान लो 1 या 2 क्वेश्चन भी सही निकल गए, तो 2 सही निकल गए, लेकिन आप ये समझिए कि 8 गलत भी तो हुए, तो बात तो वहीं की वहीं आ जाएगी। 3 और 3 मतलब 8 प्रश्नों से आपकी ये जो 2 सही हुए ये तो गए, और ये बाकी को और ले डूबेगा। इसीलिए आपको तुक्का अब आंख बंद करके नहीं मारना है कि भाई कुछ तो लगा के आ ही जाए। अब आपको स्मार्ट जो तरीका यूज करना है वो ये कि जहां पे आपको लगता है रिस्क लेना कि सही रहेगा, वहीं पर आपको तुक्का मारना है। शायद आप समझ पा रहे होंगे कि हमें अब नेगेटिव मार्किंग को किस तरह हैंडल करना है ना। और यहीं पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस आता है एनालिसिस का। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप आज के बाद टेस्ट लगाएं तो हमेशा इस तरीके से लगाएं जैसे आप रियल एग्जाम में बैठे हो, हमेशा।
कि वही टाइम मैनेजमेंट, वही आपका काउंटडाउन, वही माइंडसेट, वही प्रेशर और वही रणनीति कि भाई पहले जो बनेगा वो करेंगे, फिर जहां पे रिस्क लेने की जरूरत है वहां पे हल्का फुल्का कि हाँ ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, थोड़ा बहुत एक दो चार और लिमिटेड सवालों में ही तुक्का मारना है। ऐसा नहीं कि उसमें 50-50 में भी ढेर सारों में मार दिया, वो नहीं करना है। और कुछ प्रश्न अब आपको छोड़ने की आदत बनानी पड़ेगी। तो ये सारी आदत डायरेक्ट एग्जाम में नहीं बनेगी, ये सारी आदत जब भी टेस्ट लगाओगे तब ये आदतों पर आपको काम करना पड़ेगा, है ना। इसीलिए मॉक टेस्ट लगाओ एकदम एग्जाम के पैटर्न से और अच्छे से एनालिसिस करो। आप अगर चाहते हो कि आपके मार्क्स लगातार बढ़े तो उसमें जो एग्जाम का एनालिसिस है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। आप उन प्रश्नों पे काम करिए कि भाई ये क्यों गलत हुआ, क्या ये पढ़ा हुआ नहीं था, या हमसे छूट कैसे गया, या पढ़ा हुआ था फिर भी गड़बड़ क्यों हुआ। ठीक है, कहां रिवीजन करने की जरूरत है, कहां पे वापस से काम करने की जरूरत है। तो एनालिसिस आपको अपनी कमी बताता है कि अभी कमी कहां रह गई है, और एनालिसिस आपको आगे का रास्ता बताता है कि भाई अब मुझे किस रास्ते पर चलना है ताकि ये गलती आगे ना हो। और आप विश्वास करिए, अगर आपने सही तरीके से टेस्ट लगाया और सही तरीके से एनालिसिस किया तो हर 2 से 3 टेस्ट में आपके मार्क्स बढ़ेंगे। और अगर आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, आप वहीं के वहीं स्टक हैं, इट मींस कि आपके एनालिसिस में गड़बड़ है, या एनालिसिस तो कर रहे हो लेकिन उस एनालिसिस से रास्ता क्या बनाना है, एक्शन प्लान क्या बनाना है, वहां कमी हो रही है। क्योंकि आप अच्छे से अगर टेस्ट लगाओ और एनालिसिस करो और मार्क्स ना बढ़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, हर मॉक के बाद नहीं होगा, लेकिन 2 से 3 मॉक्स में आपके अंदर आपके मार्क्स में गजब का इंप्रूवमेंट आएगा अगर ईमानदारी से और सही तरीके से टेस्ट और एनालिसिस आपने लगाया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये ध्यान रखिएगा। अब एक और सवाल आता है कि कट ऑफ और सेफ स्कोर को लेकर। देखो, कट ऑफ अच्छा खासा जाता है, मैं आगे उस पर भी बात करने वाला हूं। तो आप एक बात यहां पर ये बहुत महत्वपूर्ण समझें कि कट ऑफ हाई जाता है तो आप अगर सोचें कि भाई कम लगा के आएंगे, 65-70 ही लगा के आएंगे और पेपर को निकाल लेंगे, तो ये भी बड़ा मुश्किल है ना। तो आपको अपने अटेम्प्ट्स को थोड़ा तो बढ़ाना पड़ेगा। आप 80, 85 या 90 तक तो आपको लेकर जाना पड़ेगा। मतलब आप ये समझिए कि ठीक है, 8, 10, 12, 15 सवाल हम छोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि नेगेटिव मार्किंग के डर से या तुक्का नहीं मारना है तो हम 55, 60, 65, 70 पे जाके रुक जाए, हम वैसे भी फिर बाहर हो जाएंगे। बाकी कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है, क्योंकि कट ऑफ हाई जाता है। तो आपको अभी से ये माइंडसेट करना पड़ेगा, 2-2.5 महीने आपके पास हैं कि भाई 80 से 90 के आसपास कहीं ना कहीं अटेम्प्ट्स को टच करना पड़ेगा। तो थोड़ी सी कैलकुलेटेड रिस्क आपको लेनी पड़ेगी, लेकिन जितनी कम ले उतना अच्छा है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। लेकिन अटेम्प्ट्स आपको बढ़ाने पड़ेंगे और ब्लाइंड गेसिंग से आपको बचना है ना। ब्लाइंड गेसिंग मतलब वही है तुक्का मारना, जिसको हम आसान भाषा में जय माता दी कहते हैं कि भाई जहां भी ABCD जिस पे हाथ रुका बस यही आंसर है। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है ना। नेगेटिव मार्किंग की दुनिया में ये सब नहीं चलता है, ये ध्यान रखें। विनर्स के एप्लीकेशन पे प्रीलिम्स का बैच चल रहा है, बहुत कम फीस में, आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं कुछ फैक्चुअल बातों पे, इसको ध्यान से समझना। देखो, सवाल आपके मन में ये आता होगा, एमपीपीएससी का जिस प्रकार का माहौल है, अभी कई सारी चीजें भी रही, फिर कट ऑफ हाई है, वैकेंसीज कम है, नेगेटिव मार्किंग भी आ गई है, तो कहीं ना कहीं ये हमें डिस्टर्ब करता है अंदर से। कुछ चीजों पे हम बात करते हैं। 2023 में 229 वैकेंसी निकली थी और 2024 में 110 वैकेंसी निकली, और 2025 में जहां 500 की उम्मीद हम कर रहे थे, 158 के आसपास के पद आपके निकले। ठीक है, और अगर आप संख्या देखें तो एक समय पे 2.5 लाख से ज्यादा बच्चे अप्लाई करते थे, आज 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख के आसपास संख्या सिमट गई है। ठीक है, लेकिन आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कट ऑफ फिर भी 80 के आसपास ही जा रहा है, और इसका सीधा सीधा एक ही मतलब है कि भाई जो कंपटीशन है वो किन लोगों के बीच में है, सीरियस लोगों के बीच में है। अगर देखो, आप अगर सोचो कि पीएससी में 1000-2000 वैकेंसीज आए तो वो सो कभी भी शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना। दूसरी बात यह कि आप अगर समझें कि यार लोग इतने कम होते जा रहे हैं, कट ऑफ बढ़ते जा रहा है, नेगेटिव मार्किंग भी आ गई है, तो क्या पीएससी का सपना देखना छोड़ दें, है ना।
आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि सिविल सर्विसेज में कंपटीशन तो हमेशा रहेगा, वैकेंसी की संख्या बहुत कम है, ये वास्तव में एक समस्या है। लेकिन जो आपने सपना देखा है, अगर आपको वो पूरा करना है तो फिर आपको पदों की संख्या, नंबर ऑफ पोस्ट से ज्यादा मैटर आपके लिए यह होना चाहिए कि अपनी तैयारी हम उतनी मजबूत करें। जो एक कड़वी बात है, संख्या बहुत कम है, मैं बिल्कुल इसके फेवर में नहीं हूं, लेकिन आप एक बात समझिए कि अगर 158 पद निकले हैं तो 158 लोग तो चुने जाएंगे। ठीक है, आपके मेरे कुछ कहने से या हम अपने आप को कमजोर कर लें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इतने लोग तो चुने जाएंगे। आपकी और हमारी हमेशा यही कोशिश रहनी चाहिए कि भाई हम इसमें सिलेक्ट हों, हम अपनी तरफ से प्रयास करें, आप अपनी तरफ से प्रयास करें कि हम इतने लोगों में जगह बना पाएं, क्योंकि यह तो सत्य है कि इतने लोग तो चुने जाएंगे। और अगर संख्या फॉर्म की कम हो रही है, इसका मतलब जो लोग टाइम पास के लिए अधिकतर फॉर्म भरते थे या तैयारी नहीं है चलो ट्राई कर लेते हैं, ऐसे लोगों की संख्या कम हुई है। सीरियस कैंडिडेट्स जिनका सपना ही है कि भाई डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी या प्रशासनिक सेवा में मुझे जाना है, वो पीछे नहीं हटे हैं। आप इस बात को समझिए, है ना। क्रेज कम, हम कह सकते हैं कि क्रेज कम हुआ है, लेकिन सीरियस लोग कम नहीं हुए हैं, है ना। जिसको बोलते हैं ना कचरा साफ हो गया, कि भाई हर कोई जो एमपीपीएससी को हलवा समझ के तैयारी करना शुरू कर देता था, अब वो नहीं रहा। पर जो एकदम पक्के हैं कि नहीं मेरा तो सपना है, मुझे तो हर हाल में करना है, वो लोग हैं। इसका मतलब कंपटीशन कम नहीं होगा ना, आने वाले समय में कम होगा। पद आगे बढ़ भी जाएंगे तब फिर वापस से वही लोग आ जाएंगे कि चलो ट्राई कर लेते हैं। सीरियस लोग तो इतने ही है। तो आप ये समझिए कि भाई अगर मान लो 50,000 लोग भी फॉर्म भरें तो उसके मुकाबले 150 पद काफी कम है, कंपटीशन तो तब भी बहुत ज्यादा है ना। तो आप ये सारा कैलकुलेशन अपने दिमाग से निकाल के आप ये समझिए कि जितने भी लोग हैं वो मोस्ट सीरियस लोग हैं, कि जिनको एमपीपीएससी के अलावा कुछ नहीं दिखता है, और हो सकता है कोई 2 साल, कोई 4 साल, जो कई समय से लगा हुआ है और कुछ नंबर से वो रह जा रहे हैं, या फिर ऑलरेडी एग्जाम निकाल चुके हैं, अपनी पोस्ट को सुधारने के लिए वो फिर से काम कर रहे हैं। तो कंपटीशन तो अच्छा रहेगा, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, है ना। 2026 में राज्य सेवा परीक्षा में 156 पद थे, इस बार मात्र 36 पद आए हैं। ठीक है, तो प्रीलिम्स में अधिक से अधिक प्रश्नों को सही कर अपना स्थान सुरक्षित करने के लिए ही रणनीति आपके लिए आवश्यक रहेगी। अब रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पे हम समझते हैं। जैसा मैंने कहा कि आपका सबसे पहले भाई सिलेबस बहुत अच्छे से आपको कवर करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। फिर आपको पता है कि हर यूनिट से 10 क्वेश्चंस आते हैं, तो आप यहां पे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप सोचें कि भाई मुझे तो ये पढ़ना बहुत पसंद है। आपकी पसंद नापसंद, आपका मन, आपका मूड यहां नहीं चलेगा। जो सिलेबस है, जो यूनिट से आपको हर एक पे बैलेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि हर एक यूनिट इंपॉर्टेंट है, सबसे इक्वल क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको हर एक पर बैलेंस बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप वहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ठीक है, और एक और गलती बहुत सारे लोग करते हैं, आखिरी समय में या तो एकदम से अपने बुक्स को, नोट्स को या चीजों को काफी बदल देते हैं। वो गलती नहीं करना है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप विनर्स के साथ जुड़े हैं या आप किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं, मैं आपसे यही कहूंगा कि भाई उसी प्लेटफॉर्म के साथ आगे बढ़ो, है ना। सारे टीचर्स अच्छे हैं, सारे प्लेटफॉर्म्स अच्छे हैं, मेहनत तो हर जगह करनी पड़ेगी। आप अगर सोचो कि भाई उनका बहुत नाम सुना है, वहां बहुत चलता है, वहां जाने से आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। मेहनत तो आप कहीं पर भी जुड़ेंगे, करनी पड़ेगी। और इंसान भागता ही हमेशा शॉर्टकट के चक्कर में कि यार वहां चल देते हैं, शायद वो अपना सिलेक्शन करा दे। कोई नहीं करा सकता, सिलेक्शन आपकी मेहनत ही कराएगी, ये बात ध्यान रखना। इसीलिए जहां पर भी आप जुड़े हैं, अच्छी मेहनत करिए, है ना। आखिरी समय में किसी भी प्रकार के बदलाव ना करें तो आपके लिए वो बेहतर रहेगा, है ना। हर दिन, अभी खैर समय है, लेकिन आपको आगे चल के हर दिन एफएलटी लगाना है। अभी आप कम से कम आने वाले कुछ दिन आप हफ्ते में 1 या 2 एफएलटी लगाइए, लेकिन आगे आपको फिर हर दिन एफएलटी लगाना है। और विनर्स की ऑफलाइन और ऑनलाइन एफएलटीज भी आपको मिल जाएगी। ऑनलाइन भी बहुत अच्छी एफएलटीज हैं, प्रॉपर यूनिट वाइज और पूरी कंप्लीट एफएलटीज ये मिल जाएंगी बहुत कम प्राइस में। तो आप विनर्स ऐप पर एफएलटी लगा सकते हो, और वही है, एफएलटी लगाओ और शानदार तरीके से उसका आपको एनालिसिस करना है। देखो, एमपीजीके का अगर हम कहें तो भाई बहुत विशेष महत्व है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आप समझिए कि 45 क्वेश्चंस 100 में से आपको देखने को मिलते हैं। इसीलिए इससे तो कहीं से कहीं तक आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली एमपीजीके से जुड़े हुए आप समझो कि लगभग 40 से 45% वेटेज एमपीजीके का है।
तो आपको इसको हल्के में नहीं लेना है, इसको आपको सबसे ज्यादा वेटेज के हिसाब से आपको काम करना है ना। और उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट है वो करंट अफेयर्स है। लगभग हमने पिछले वर्षों में देखा है कि 15 से 20 सवाल आपको करंट अफेयर्स के देखने को मिलते हैं, तो करंट अफेयर्स को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं अदर देन एमपीजी के। तो अपनी इन विषयों पे पकड़ थोड़ी ज्यादा आपको बनानी है। अब आप देखिए कि अगर मैं 40 क्वेश्चंस भी एमपीजी के ले लूं और अगर मैं ज्यादा नहीं 15 क्वेश्चंस भी करंट अफेयर्स के ले लूं, तो आप समझिए कि 100 में से 55 क्वेश्चंस, अप्रोक्सीमेटली 50 से 60% जो वेटेज है वो एमपीजी के और करंट अफेयर्स का हो रहा है। तो कितना महत्वपूर्ण ये हो जाता है। और इसी के लिए हम YouTube पर एमपीपीएससी चैनल पर बहुत स्पेशल क्लासेस आपको देंगे आने वाले समय में, कि ये दो विषय आपके स्पेशली मजबूत हो। करेंगे सारी यूनिट्स के लिए काम, पर क्योंकि इनका वेटेज ज्यादा है तो इनके लिए और स्पेशल क्लासेस हम आपके लिए आने वाले समय में लेकर आने वाले हैं पीएससी वाली चैनल पर, है ना। तो ऐसे टॉपिक्स जिनसे लगभग हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे अगर आप देखोगे कि भाई एसडीजी इंडेक्स है ना, या हमने यहाँ कुछ ही एग्जाम्पल दिए हैं, बाकी जो हमारे संबंधित विषय के शिक्षक हैं वो आपको और बेटर गाइड करेंगे। तो आपके पास भी एक एनालिसिस होगा, नहीं है तो हम हमारे टीचर से वीडियो बनवा देंगे। तो जिन टॉपिक से हर साल प्रश्न खूब बनते हैं उन पर आपको बहुत विशेष मेहनत करनी ही करनी है, ये बात आप ध्यान रखिए, है ना। तो ये कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। और आखिरी दिनों में रिवीजन, और रिवीजन में बोलता हूं आखिरी दिन में नहीं, रिवीजन तो एक सतत प्रक्रिया है। मैं हमेशा कहता हूं रिवीजन 3 प्रकार का होता है, एक होता है वीकली, एक होता है डेली रिवीजन, एक वीकली और एक मंथली। आपने आज जो भी पढ़ा, आज का रिवीजन आज एक बार करना अनिवार्य है। पूरे हफ्ते में जो पढ़ा उसका रिवीजन संडे नियम बना लो कि भाई संडे रिवीजन करना ही है, और पूरे महीने में जो पढ़ा है उसका एक मंथली रिवीजन होना चाहिए। इतना सारा कंटेंट, इतना सारा डेटा, इतना सारा फैक्ट होता है कि इंसान भूलता ही है। भूलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कंटिन्यू आपको रिवाइज करते रहना पड़ेगा उन चीजों को याद रखने के लिए। इस बात को समझिए, इसलिए रिवीजन को इग्नोर नहीं करना है। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के पॉइंट से अगर मैं बात करूं, क्योंकि डेटा बहुत होता है। तो जब कोई चीज आपके सामने बार बार आती रहती है, आपकी नजर में बनी रहती है, तो चीजें याद रहती है, नहीं तो हम भूल जाते हैं। ये बहुत कॉमन बात है ना, इसलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यही सारी चीजें आपके साथ मुझे शेयर करनी थी। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी। और बाकी आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो विनर्स की ऐप पर प्रीलिम्स का स्पेशल बैच, मेंस का फाउंडेशन बैच, टेस्ट सीरीज, यूनिट वाइज किताबें, प्रीलिम्स की पूरी किताबों का सेट, सब कुछ आपको मिल जाएगा बहुत कम। घर बैठे अच्छी तैयारी कर सकते हो। इंदौर में हो, इंदौर आ सकते हो तो आप विनर्स के ऑफलाइन सेंटर आके भी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो ये सब आपको मिलेगा, काफी अफोर्डेबल है, बहुत कम प्राइस है, और बेहतरीन शिक्षक आपको एमपीपीएससी के लिए विनर्स में मिलेंगे। तो अधिकारी बैच भी हमारा, फाउंडेशन, ऑफलाइन बैचेस भी हैं, प्रीलिम्स की स्पेशल टेस्ट सीरीज है ना। 12 जनवरी से इसको हमने शुरू भी कर दिया था प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए। तो इसमें टोटल 32 टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, तो आप ये भी लगा सकते हो। ऑनलाइन रहेगी ये, है ना, प्रीलिम्स की स्पेशल है। ये पूरा प्रीलिम्स के किताबों का सेट है। आप चाहें तो यूनिट वाइज ये किताबें ले सकते हैं, मेंस की सारी किताबें हैं, विद कोर्स आप ले सकते हैं। तो ये सब आपको विनर्स ऐप पर मिल जाएगा, है ना। ऑफलाइन की जानकारी यहाँ है, किताबें आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं, आसपास की दुकानों से भी ले सकते हैं। ठीक है भाई, तो यही आप सबके साथ शेयर करना था। बाकी आपके अगर और कोई प्रश्न है, कोई कंफ्यूजन है किसी विशेष विषय पर या टॉपिक पर या किसी मुद्दे पर आप चाहते हैं, या किसी विषय की रणनीति से रिलेटेड आप चाहते हैं कि इसका वीडियो मिले, तो कमेंट कर दीजिएगा, उसका वीडियो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल इतना ही। आप सभी को एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे और भी वीडियो के माध्यम से मैं आपको गाइड करते रहूंगा। थैंक यू। जय हिंद।